तो सबसे पहला स्टूडेंट जब हम लोग मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई हम किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेल का सीमेन होता है, सीमेन में स्पर्म्स होते हैं जो कि टेस्टिस से आता है, बट टेस्टिस इज द मेन ग्लैंड। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ स्पर्म के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सीमेन में जो कि एक्सेसरी ग्लैंड से आते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि ये जो तुम्हारा वास डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वास डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट डायलेटेड होता है टू फॉर्म द एम्पुला, और ये एम्पुला एक ग्लैंड के साथ अपने आप को ज्वाइन करता है, और वो क्या है? वो है तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल। वो है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के साथ ये फ्यूज करता है, और फ्यूज करके स्टूडेंट ये क्या बनाता है? तो इट फॉर्म्स हियर समथिंग कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहला एक्सेसरी ग्लैंड कौन है? तो द फर्स्ट वन इज द सेमाइनल वेसिकल। देन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है ये यूरेथ्रा में ओपन करता है, लेकिन यूरेथ्रा का जो सबसे पहला पार्ट है वहां पर एक बड़ा सा ग्लैंड है, वहां पर एक बड़ा सा ग्लैंड है, और स्टूडेंट इस ग्लैंड का नाम क्या है? तो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो स्टूडेंट जो सेकेंड एक्सेसरी ग्लैंड है यहां पर वो है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और स्टूडेंट्स जैसे हम लोग यूरेथ्रा में थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यूरेथ्रा के दोनों साइड्स में जस्ट एट द बेस ऑफ द पेनिस, ठीक है, जहां से पेनाइल पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको दो छोटे छोटे ग्लैंड्स यहां पर देखने को मिलेंगे, और इनको हम लोग बोलते हैं द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनको क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। तो टोटल में आपके पास स्टूडेंट 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स को हम लोग को यहां पर पढ़ना है। तो सबसे पहला तो लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो सेमाइनल वेसिकल है वो आपके पास कितना है? वो आपके पास पेयर्ड है, तो दे आर 2 इन नंबर। देन द प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होता है, दैट इज गोइंग टू बी अनपेयर्ड, एंड देन यू हैव गॉट द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दैट इज आल्सो 1 पेयर। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग को अब जानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ही हम लोग सीमेन को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का कॉम्पोजिशन क्या चीज को बनाएगा? तो सीमेन को बनाएगा। तो लेट्स पे अटेंशन स्टूडेंट्स टू द सीमेन। तो सबसे पहला चीज ये सीमेन होता क्या है? तो अभी मैंने बताया कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल होता है वो एक इजैकुलेटरी फ्लूइड को सेक्रेट करता है, and that ejaculatory fluid which is white in color that is called as the semen. Okay? अब एक्चुअली स्टूडेंट इस सीमेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए इस सीमेन में 2 पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट सीमेन में 2 पार्ट होते हैं। एक तो भाई मेल का गैमेट होगा, दैट इज गोइंग टू काउज द फर्टिलाइजेशन, तो स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। लेकिन क्या केवल और केवल स्पर्म ही होते हैं सीमेन में? बिल्कुल नहीं। याद देखिए स्पर्म ओनली फॉर्म द 10% ऑफ द पार्ट। The 90% of the part is called as the seminal plasma. याद देखिए 90% पार्ट हम लोग किसको बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा को बोलते हैं। यही चीज मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए आपने वेसेक्टोमी कर दिया, आपने क्या कर दिया? वेसेक्टोमी कर दिया। तो अगर आपने वेसेक्टोमी कर दिया तो एक्चुअली आप किसको कट आउट कर रहे हैं? तो व्हाट यू आर कटिंग आउट हियर स्टूडेंट इज द स्पर्म पार्ट, but the semen will be still there with the 90% composition and that is called the seminal plasma. तो सर ये सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? तो देखिए कि स्टूडेंट जो सीमेन है इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द स्पर्म, दैट विल बी द 10% पार्ट। लेकिन हमारे पास जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, हमारे पास जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ये लोग क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस 90% पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड द सेमाइनल प्लाज्मा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर वेसेक्टोमी कर दिया जाता है तब क्या देयर विल बी अ इजैकुलेशन ऑफ सीमेन? यस सर, इजैकुलेशन होगा, बट ये 10% पार्ट का नहीं होगा। देयर विल बी नो स्पर्म, बट
the seminal plasma will be there and the seminal plasma has got the components from the seminal vesicle, the prostate gland and the bulbourethral gland. ठीक है, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और देखते हैं कि आखिर यहां पर जो सीमेन होता है उसका नेचर क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही सीमेन इजैकुलेट होता है सबसे पहले ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो याद देखिए, एट द टाइम ऑफ द इजैकुलेशन ह्यूमन सीमेन इज लिक्विड, लेकिन थोड़े ही देर में ये कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेट कर जाता है मतलब इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और जो स्पर्म का मोटिलिटी है वो थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है सर, तो स्टूडेंट्स इमीडिएटली ये क्या होता है, ये कोगुलेट कर जाता है। अब ये कैसे कोगुलेट किया ये मैं आपको थोड़े देर में सिखाऊंगा। ठीक है, पहले सीखिए कि जब इजैकुलेट हुआ तो ये लिक्विड रहता है, उसके बाद ये कोगुलेट करता है, लेकिन फिर थोड़े ही देर में स्टूडेंट याद देखिए, फिर थोड़े ही देर में आफ्टर सम टाइम इट अगेन बिकम्स लिक्विड वंस अगेन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्लॉट कर रहा है और फिर डीक्लॉट कर रहा है, और ये कैसे हो रहा है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये सिखा दूंगा, क्योंकि ये सीखने के लिए आपको ये पता चलना चाहिए कि आखिर कहां से ये क्लॉटिंग एंजाइम्स आ रहे हैं, कहां से ये डीक्लॉटिंग एंजाइम्स आ रहे हैं जो कि इसको क्लॉट कराते हैं और फिर डीक्लॉट करा देते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दिस ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, जो सीमेन होता है स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जब भी सीमेन इजैकुलेट होता है तो एक नॉर्मल मेल नॉर्मली याद देखिए, नॉर्मली 2 ml to 6 ml पर इजैकुलेशन इतना वॉल्यूम होता है सीमेन का। तो एवरेज में आप याद रख सकते हैं 4 ml के आसपास। ठीक है, 2 to 6 ml। नाउ स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका पीएच क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसे याद रखने के लिए आप सोचिए कि जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक है जहां पर कि ये इजैकुलेट होगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज हाईली एसिडिक। तो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म क्या होते हैं, इमोटाइल हो जाते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्पर्म इमोटाइल हो जाए, मुझे तो चाहते हैं कि स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता रहे। तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिए, इट इज गोइंग टू बी अल्कलाइन विद अ पीएच ऑफ 7.5। नाउ ये जनरली अल्कलाइन किसके कारण से होता है, तो याद देखिए, नो डाउट ऑल द सिक्रीशंस, भले सेमाइनल वेसिकल हो, भले प्रोस्टेट ग्लैंड हो, भले कॉपर्स ग्लैंड हो, सारे के सारे इसे अल्कलाइन बनाने में हेल्प करते हैं। बट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो सीमेन है उसमें स्पर्म का काउंट कितना है। तो याद रखिएगा, याद रखने के लिए कि दिस इज 100 मिलियन पर ml, 100 मिलियन पर ml मैंने बताया है। तो अगर आपसे पर इजैकुलेशन पूछा जाए तो ये आंसर लगभग कितना हो सकता है, तो एवरेज में 400 मिलियन होगा पर इजैकुलेशन, क्योंकि पर इजैकुलेशन में अभी अभी मैंने सिखाया कि एवरेज कितना है, 4 ml है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ पे अटेंशन अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेमाइनल वेसिकल। अब आखिर जो ये सेमाइनल वेसिकल है ये किन चीजों को सेक्रेट करता है। तो अभी अभी मैंने सिखाया था कि सेमाइनल वेसिकल कौन सा है, तो ये है तुम्हारा एक सेमाइनल वेसिकल यहां पर और ये है एक सेमाइनल वेसिकल यहां पर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पेयर्ड ग्लैंड। तो सबसे पहला चीज सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, तो दिस इज अ पेयर्ड ग्लैंड। दूसरा स्टूडेंट्स, बहुत बार मैंने सिखा दिया कि सेमाइनल वेसिकल इज गोइंग टू ज्वाइन द एम्पुला ऑफ द वास डिफरेंस, और उसको ज्वाइन करके ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये लास्ट क्लास से मैं सिखा रहा हूं, द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल ज्वाइंस विद द एम्पुला ऑफ द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट है वो डायलेटेड होता है, वो एम्पुला कहलाता है, एंड इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कहां पर ओपन करता है, तो इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये भी मैंने बहुत बार सिखा दिया। अब देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सीमेन का सेमाइनल वेसिकल से ही आता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे सोचिए, सीमेन का मेजर कंट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, एंड स्टूडेंट्स याद रखिए, इट फॉर्म्स द 60% ऑफ द टोटल सीमेन।
अब आखिर 60% में ये क्या क्या चीज सेक्रेट कर रहा है? बहुत सारे कॉम्पोजिशंस होते हैं स्टूडेंट्स, बट आपको कुछ मेजर का नाम हमेशा याद होना चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछेगा आपसे फ्रक्टोज, कि फ्रक्टोज का सोर्स कहां से है। तो फ्रक्टोज इज गोइंग टू कम फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, और ये स्टूडेंट स्पर्म को नरिशमेंट देता है। तो फ्रक्टोज मेन है, इसके अलावा भी और कुछ कुछ होते हैं, बट आप याद रखिएगा कि फ्रक्टोज का काम क्या है, तो ये एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है फॉर द स्पर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट होता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन आप बोलोगे सर ये तो ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ते हैं। हाँ सर, ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ते हैं, बट यहां भी होता है, और वहां पर ये क्लॉटिंग कराता था, यहां भी ये क्लॉटिंग कराएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जो स्पर्म होता है वो जब सीमेन जब सिक्रीट होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन तुरंत वो कोगुलेट कर जाता है। तो कोगुलेट करने के लिए ये फिब्रिनोजेन आखिर कहां से आता है? तो स्टूडेंट, दिस फिब्रिनोजेन इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट एंड दैट विल हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द सीमेन। लेकिन फिब्रिनोजेन खुद से क्लॉट नहीं कराएगा, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये थोड़ी देर के बाद फिर बताएंगे हम। अभी के लिए बस आप जानिए कि जो ये फिब्रिनोजेन है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ये कहां से आता है? तो ये आता है फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन। यहां पर देखिए आप गलती कर सकते हैं, आपको लगेगा नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन तो प्रोस्टेट ग्लैंड से आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। इसका क्या काम है? तो देखिए इसका मेन काम होता है स्पर्म के मोटिलिटी को बढ़ाना। ये स्पर्म के मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। तो सर ये कैसे करता है? तो देखिए जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो सर्विक्स है वो थोड़ा डायलेट करे, तभी तो स्पर्म अंदर की तरफ जा पाएगा। तो इसका सबसे पहला काम होता है कि ये सर्विक्स को क्या करता है? डायलेट कराता है। सर्विक्स को ये डायलेट कराता है, इसके साथ साथ यूट्रस को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। Students, this is going to cause the uterine contractions. This is going to cause the uterine contractions. और इन दोनों चीजों के कारण से स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेमाइनल वेसिकल 60% फॉर्म करता है, फ्रक्टोज नरिशिंग सब्सटेंस है, फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म के मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द अदर थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो स्टूडेंट प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पर है? तो आप देखिए जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो प्रोस्टेट है ये एक सिंगल ग्लैंड है, याद रखिए ये पेयर्ड नहीं है, तो दिस इज अनपेयर्ड। बस नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि इस एक प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में टोटल में 5 लोब्स होते हैं। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे प्रोस्टेट को और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको लोब्स ऑफ द प्रोस्टेट पढ़ना होगा। अभी के लिए बस इसे याद कर लीजिए, इट हैज गॉट द 5 लोब्स। याद रखिएगा द टोटल सीमेन का 30% पार्ट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, 60% पार्ट वॉज कमिंग फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। एंड स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि सीमेन इज अल्कलाइन, उसको अल्कलाइन बनाने में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कहां से आता है? तो वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड किन चीजों को सिक्रीट करता है इन द सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स पे अटेंशन। तो सबसे पहला चीज हाईली अल्कलाइन सिक्रीशन। हाईली अल्कलाइन सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन सबसे ज्यादा हाईली अल्कलाइन है और इसी कारण से स्पर्म अपनी मोटिलिटी को बनाए रखता है। अभी अभी मैंने सिखाया था आपको कि जो वेजाइना का पीएच होता है वो हाईली एसिडिक है और हाईली एसिडिक पीएच में स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए वेजाइनल सिक्रीशंस इन फीमेल आर हाईली एसिडिक विद अ पीएच ऑफ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है नियर अबाउट 4, बट याद रखिए ये पीएच चेंज होते रहता है।
ऐसा नहीं है कि ये पीएच हमेशा हमेशा 4 ही रहता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। एवरेज में आप 4 याद रख सकते हैं। दिस इज अ हाईली एंड हाईली एसिडिक। 6 पीएच के नीचे स्पर्म बिकम इमोटाइल। और बताइए अगर 4 पीएच में उसे जाना पड़े तो वो कैसे मोटाइल रहेगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिए, स्पर्म का मोटिलिटी पीएच 6 के नीचे क्या हो जाता है? घट जाता है। And that I don't like. Okay, sir. So this is also going to be very, very important. Next, students, always remember, it also has the clotting enzymes. अभी अभी मैं बता रहा था कि फिब्रिनोजेन कहां से आया? सेमाइनल वेसिकल से आया। अब फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करना है इनटू फिब्रिन, तब तो क्लॉटिंग होगी। तो इसको क्लॉट करवाने के लिए जो क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं वो आते हैं फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दे कन्वर्ट द फिब्रिनोजेन इनटू द कोगुलम। कोगुलम का क्या मतलब है? इनटू द फिब्रिन। तो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है ताकि सीमेन क्लॉट कर जाए। इसमें भी हेल्प करता है कौन सर? हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। होप ईच वन ऑफ यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट 100% क्लियर। ओके सर, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि पहले सीमेन लिक्विड रहता है, फिर क्लॉट करता है और फिर ये लिक्विड हो जाता है। मतलब ये जो तुम्हारा क्लॉट बना है इसको फिर से डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसको डिसॉल्व कराने के लिए भी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी तुम्हारे प्रोस्टेट ग्लैंड से ही आते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्लॉट भी करता है और क्लॉट को तोड़ता भी है। बट फिब्रिनोजेन कहां से आता है? वो आता है सेमाइनल वेसिकल से। तो स्टूडेंट, जो तीसरा चीज है फिब्रिनोलाइसिन, इट ऑल्सो हैज गॉट द फिब्रिनोलाइसिन। तो जो भी क्लॉटिंग हुई थी उस क्लॉट को अगेन तोड़ने का काम, याद रखिए, कोगुलम इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड बाय द फिब्रिनोलाइसिन। इसके अलावा सम अदर कंपोनेंट्स जिनका नाम आपको बस याद रखना है, दे आर द एसिड फॉस्फेटेज, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, जिंक, साइट्रिक एसिड। दिस ऑल आर गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द सिक्रीशंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कैल्शियम एंड द जिंक, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कैल्शियम एंड जिंक आर कमिंग फ्रॉम वेयर? तो दे आर कमिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। होप each and every point is 100% clear for all of you. Okay, next students, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, जनरली देखा गया है ड्यूरिंग द ओल्ड एज आफ्टर द 60 इयर्स प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो सकता है। प्रोस्टेटिक कैंसर भी बहुत कॉमन है। प्रोस्टेट कैंसर के कारण से भी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो सकता है। एंड दिस इज द सिचुएशन दैट कैन अराइज। देखिए, ये है नॉर्मल प्रोस्टेट, ये है नॉर्मल प्रोस्टेट। ओके, और स्टूडेंट ये है तुम्हारा एनलार्ज प्रोस्टेट, ये है एनलार्ज प्रोस्टेट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एनलार्ज हो गया है। एनलार्ज होने के कारण से इसके बीचों बीच जो पास होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज द यूरेथ्रा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूरेथ्रा कंप्रेस हो रहा है। और जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होगा, इसके कारण से मिक्चुरेशन में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। आप पूरी तरह से मिक्चुरेट नहीं कर पाएंगे। आपको हर थोड़े थोड़े देर के बाद मिक्चुरेशन करना पड़ेगा। यू विल हैव द अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, यू विल गो एंड ट्राई टू पास, बट देयर विल बी डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। तो अगर आपको डिफिकल्टी होता है मिक्चुरेशन में, अगर बार बार आपको मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ता है, मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन, यूरिन को पास करना जाना पड़ता है, तो मे बी इफ द पर्सन इज बिलोंगिंग टू द ओल्ड एज, he might be suffering from the enlargement of the prostate. तो याद रखिए, enlarged prostate क्या करता है? It stretches the urethra and obstructs the urinary outflow. और जनरली स्टूडेंट्स इसे ओल्ड एज में देखा गया है। तो याद रखिए, ये नॉर्मल केसेस में भी होता है, बेनाइंग एनलार्जमेंट, मतलब जिसमें कोई कैंसर नहीं है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट, ये और कब हो सकता है? तो दिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द प्रोस्टेटिक कैंसर, भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है इन द मेल्स। ओके, तो थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट ग्लैंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। आप देखिए कि जो ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके जस्ट नीचे, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे, ठीक है, यहां पर ये जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, इसके बाद तो ये नीचे वाला क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि पेनी से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे या एट द बेस ऑफ द पेनिस,
you have got the presence of the gland called as the bulbourethral gland. तो bulbourethral gland क्या है? They are present below the prostate gland or at the beginning of the internal portion of the penis. ठीक है, अब देखिए ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो डायग्राम में ये क्लियर दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ पेयर्ड वन. तो स्टूडेंट ये भी एक पेयर्ड ग्लैंड्स है जो कि यूरेथ्रा के बगल बगल में प्रेजेंट है. दे आर ऑन द लैटरल साइड हेयर, ऑन द लैटरल साइड हेयर. एंड स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड भी है, तो इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जा सकता है कि कॉपर्स ग्लैंड मेल में है या फीमेल में है, तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉपर्स ग्लैंड. ठीक है, और इसका जो सिक्रीशन होता है ये 5 to 10% ऑफ द सीमेन को कंट्रीब्यूट करता है. याद देखिए, द कंट्रीब्यूशन हियर इज 5 to 10% ऑफ द सीमेन. होप एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट 100% क्लियर. ओके, चलिए नाउ एक बार स्टूडेंट्स आप इसके बारे में भी समझ गए. अब देखिए कि आखिर जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका सिक्रीशन क्या है. तो अगेन here the secretion is again very mucus. mucus क्या होता है? consists of the mucin. mucin चीजों को lubricate करता है. तो स्टूडेंट it secretes a thick alkaline mucus. ठीक है, अब देखिए फिर से ये अल्कलाइन है. अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए एक कॉन्सेप्ट को कि जब यहां से सीमेन तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट इसी पाथ से तो यूरिन भी ट्रेवल करता है, इसी पार्ट से तो यूरिन भी ट्रेवल करता है. अगर आपको यूरिन के बारे में पता है तो यूरिन थोड़ा एसिडिक होता है. याद देखिए यूरिन का पीएच 6 के आसपास होता है. तो अगर मान लीजिए कुछ भी पार्ट यूरिन का यहां पर है तो अगेन वो सीमेन के लिए हार्मफुल हो सकता है. तो स्टूडेंट ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो क्या करता है कि यहां पर जो भी यूरिन का एसिडिटी था उसको न्यूट्रलाइज करता है. तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन हियर, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस न्यूट्रलाइजेस एनी यूरिनरी एसिड इन द यूरेथ्रा. अगर यूरेथ्रा में कोई भी यूरिनरी एसिड है तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है. और साथ साथ में सिंस यहां पर क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है, तो ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है और लुब्रिकेशन इज गोइंग टू हेल्प इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे कि अगर कॉपर्स ग्लैंड को हटा लिया गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद देखिए इसके कारण से सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने में डिफिकल्टी होगी बिकॉज देयर विल बी नो लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस. ठीक है, तो याद देखिए इट्स रिमूवल विल अफेक्ट द कोपुलेशन. कोपुलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है. ठीक है, ओके. Now students, let us talk about the semen analysis. ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब भी मेल में हम लोग को देखना है कि किस कारण से ये मेल इनफर्टाइल है, तो सबसे पहला चीज हम लोग को उसका सीमेन एनालिसिस करना पड़ता है. तो सीमेन में फर्टिलाइज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है गैमेट. तो सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल स्पर्म काउंट. तो ये मैंने अभी अभी आपको सिखाया था. दिस इज गोइंग टू बी 100 मिलियन पर ml. लेकिन पर इजैकुलेशन में तो आपके पास 4 ml है, तो दिस शुड बी 4 into 100, 400 मिलियन पर इजैकुलेशन. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके पास ऐसा हो. ये जो काउंट है ये क्या है? ये नॉर्मल है. याद देखिए अगर ये काउंट घट जाता है, अगर ये काउंट घट जाता है और ये हो जाता है लगभग 15 से 20 मिलियन से भी कम, आपको रिक्वायर्ड था 100 मिलियन पर ml, लेकिन ये 20 मिलियन से भी कम हो गया है पर ml में, तो इसके कारण से इनफर्टिलिटी हो सकती है. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो एक ही स्पर्म की रिक्वायरमेंट है, ये मिलियन स्पर्म से क्या होता है? तो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है दैट इज हैविंग अ हाईली एडवर्स कंडीशंस, और इन हाईली एडवर्स कंडीशंस में मैक्सिमम स्पर्म्स क्या होते हैं? तो उनका डेथ हो जाता है. और सिंस जितना ज्यादा स्पर्म्स होंगे तो चांसेस उतना ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म्स ओवम तक पहुंच पाएंगे. नो डाउट अबाउट दैट फर्टिलाइजेशन तो केवल एक ही स्पर्म से होगा, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू सर्वाइव टू रीच अप टू दैट पॉइंट. That's why you have got so many sperms to
ओवरकम द एडवर्स कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म काउंट मेंटेन होना चाहिए। अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन से नीचे चला गया है पर ml तो इसके कारण से इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा याद रखिएगा कि केवल स्पर्म्स का काउंट ही नॉर्मल नहीं होना चाहिए, उनका मॉर्फोलॉजी मैंने सिखाया था आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो कम से कम स्टूडेंट 60% ऑफ द टोटल स्पर्म्स का जो मॉर्फोलॉजी होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। जितना भी स्पर्म है उसका 60% कम से कम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होना चाहिए। अब केवल नॉर्मल मॉर्फोलॉजी से नहीं होगा, आपके पास मोटिलिटी होना चाहिए, एक्टिवली मोटाइल, ताकि आप वहां तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट 40% ऑफ द स्पर्म्स, याद रखिए, शुड हैव वाइग्रस मोटिलिटी। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए एंड 40% के पास वाइग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि यस दिस पर्सन कैन बी फर्टाइल, अदरवाइज दिस विल लीड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं स्पेसिफिक जो कि आपको हमेशा सीख कर रखना है। सबसे पहला टर्म स्टूडेंट्स इज द ओलिगोस्पर्मिया। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। ओलिगो मतलब क्या होता है, कुछ कम हो गया है। तो स्टूडेंट अगर नॉर्मल काउंट है तब भाई सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से कम हो जाता है तब इसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, एजू। देखिए ओलिगो का मतलब होता है कम हो गया है और एजू का मतलब होता है ही नहीं। अगर सीमेन में स्पर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, तो स्टूडेंट एजूस्पर्मिया इज द एब्सेंस ऑफ द स्पर्म्स इन द सीमेन। ओके, दैट इज कॉल्ड द एजूस्पर्मिया। अब एजूस्पर्मिया कब होगा, जब वेसेक्टोमी कर दोगे, ठीक है, तो वैसा केस हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट एस्थेनो। देखिए एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनिक एक इंग्लिश वर्ड है। एस्थेनिक का मतलब होता है आप बहुत कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, आप चल फिर नहीं सकते हैं। दैट इज स्पर्म का मोटिलिटी अगर घट जाए, अभी मैंने बताया 40% ऑफ द स्पर्म कम से कम वाइग्रस मोटाइल होने चाहिए, लेकिन अगर स्पर्म की मोटिलिटी उससे भी कम हो गई है, इसे बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया, दैट इज द नॉन मोटाइल स्पर्म्स। अगेन आई टोल्ड यू कि 60% स्पर्म का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अगर मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आ गया है दैट इज कॉल्ड टेरेटोस्पर्मिया, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म्स। तो ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी 100% क्लियर, सबका मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स अगेन। तो नेक्स्ट जानिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि अगर मान लीजिए सम फीमेल अंडरगोस रेप, तो कैसे हम पता करते हैं कि यस द रेप वाज डन ऑन दिस फीमेल। आप लोग बार बार सुनते हैं कि फीमेल को हॉस्पिटल भेज दिया गया है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द रेप। तो देयर आर सो मेनी सिग्नल्स, देयर आर सो मेनी साइंस, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फ्रक्टोज। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रक्टोज कहां से आता है, तो ये आता है फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। याद रखिए हमारे बॉडी में फ्रक्टोज का प्रोडक्शन केवल और केवल सेमाइनल वेसिकल में होता है। तो अगर फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा तो उसके जेनाइटल ट्रैक में आपको फ्रक्टोज मिलेगा, और अगर फ्रक्टोज मिल गया तो दिस इज 100% कंफर्मेशन दैट यस its presence in the female genital tract confirms the sexual intercourse। Again I repeat कि जो फ्रक्टोज है वो हमारे बॉडी में केवल और केवल सेमाइनल वेसिकल के द्वारा ही बनाया जाता है। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा तो इजैकुलेशन हुआ होगा, इजैकुलेशन हुआ होगा तो सेमाइनल फ्लूइड होगा, सेमाइनल फ्लूइड अगर वहां होगा तो उसमें फ्रक्टोज होगा, और अगर फ्रक्टोज है वहां पे तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू कंफर्म द रेप। बट ये केवल नॉलेज वाइज है, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इसी चीज को चेक करते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच कैन बी चेक्ड। ओके सर, बट ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में आया है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक चीज और याद रखना है अबाउट कैपेसिटेशन। तो देखिए कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन का मतलब होता है दैट स्पर्म हैज द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज। अब देखिए जो भी स्पर्म तुम्हारा टेस्टिस से रिलीज होता है, ठीक है, वो स्पर्म इमैच्योर होता है, ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। तो देखिए सबसे पहले जो तुम्हारा ह्यूमन का स्पर्म है
वो एपीडीडाइमिस में, कहां पर, एपीडीडाइमिस में क्या शो करता है, मैच्योरेशन शो करता है। और मैच्योरेशन के कारण से दैट गेन्स द मोटिलिटी। मैंने पहले भी सिखाया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपीडीडाइमिस। लेकिन केवल और केवल यहां से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आफ्टर द इजैकुलेशन, जब ये इजैकुलेट होता है इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो स्टूडेंट याद देखिए, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इसके साथ क्या होता है, कैपेसिटेशन। तो स्टूडेंट कभी भी आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटेशन कहां होता है, तो ये होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और कैपेसिटेशन का क्या मतलब होता है, दैट यू गेन द कॉम्पिटेंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड हाइपर मोटिलिटी। मतलब कैपेसिटेशन के कारण से स्पर्म की मोटिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज इन द मोटिलिटी, एंड इट हैज गॉट द फर्टिलाइजेशन पावर। बट ये चीज कहां पे आएगा, तो ये होता है इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। नाउ व्हाट आर द चेंजेस, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये टर्म याद रखिए, कैपेसिटेशन। देखिए मैच्योरेशन एपिडाइमिस में होगा, वहां पर होने के कारण से आपके पास मोटिलिटी आती है, ठीक है। लेकिन जब आपका इजैकुलेशन होता है, जब आप फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाते हैं, तो मोटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर आता है, क्या चीज का, फर्टिलाइजेशन का, और इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो याद देखिए, testicular sperm cannot fertilize the ovum. It undergoes maturational changes to acquire the fertilizing ability. But maturational changes कहां पे होते हैं, तो पहला होता है एपिडिडाइमिस, बट वहां को हम लोग कैपेसिटेशन नहीं बोलेंगे। दूसरा होता है कहां पर, इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जब आपके पास कैपेसिटी आ जाती है क्या चीज की, फर्टिलाइजेशन की, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, you should understand the difference between the word impotence and sterility. आप सुनते होंगे भाई ये important है, important नहीं है, impotent. Now what is this impotent, ठीक है। तो impotence का मतलब होता है, देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मैंने सिखाया था that erection of the penis is very very essential in the male. अगर पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस है देयर विल बी नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर कोई ऐसा मेल है जो कि पेनिस को इरेक्ट करने में अनसक्सेसफुल है, देयर इज नो इरेक्शन ऑफ द पेनिस इन दिस मेल, तो वैसा मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंपोटेंस। द इनएबिलिटी ऑफ द मेल टू अचीव एंड मेंटेन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, और इसके कारण से क्या होगा, फेल्यूर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सर क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो वी कैन ट्राई, 100% श्योर नहीं, बट वी कैन ट्राई हियर विथ वन ऑफ द ड्रग्स नोन एज द सिल्डेनाफिल। ओके, अब ये सिल्डेनाफिल कैसे काम करता है, क्या है, ये सब आप मेडिकल कॉलेजेस में सीखेंगे सर। तो सिल्डेनाफिल को हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं और शायद ये काम करे। ओके सर, नेक्स्ट इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया आपको स्टर्लिटी, तो स्टर्लिटी सिमिलर टू इनफर्टिलिटी। देखिए स्टर्लिटी में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अगर आप स्टेराइल हैं तो आप इंपॉर्टेंस भी हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। याद देखिए, मान लीजिए आप इंपॉर्टेंस नहीं है आप में, यू कैन परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है भाई फर्टिलाइजेशन, तभी जाकर बनेगा आपका जाइगोट। तो स्टूडेंट्स, inability of the male's sperm to fertilize the ovum, to fertilize the ovum, अगर मान लीजिए मेल का स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी। बट याद रखिए स्टेरिलिटी के साथ साथ इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट स्टेरिलिटी अलोन भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं उसके बाद भी आप इनफर्टाइल हैं। तो सर ऐसा क्यों हो सकता है, तो देयर आर सो मेनी काउजेस। अभी मैंने आपको बताया कि हमें सीमेन एनालिसिस करना पड़ेगा और सीमेन एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपके स्पर्म कैसे हैं, इमोबिलिटी, इमोबाइल ऑफ द स्पर्म्स। हो सकता है कि आपका मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, मैंने बताया अभी 60% ऑफ द स्पर्म की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। हो सकता है कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन। इन सभी को ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि भाई अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इसे हम लोग कैसे ठीक करते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स,
इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जितना भी हो सकता था, मैं बता रहा हूं आपको, जितना मैंने आपको बताया है इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।